आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाचार पत्र पटना से प्रकाशित अंक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो विद्यार्थी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है और आए दिन परीक्षा में इसके बाद इससे सवाल आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार, जो कि अपनी 14वीं यात्रा का नामकरण कर चुके हैं। इस यात्रा का नाम दिया गया है समाधान यात्रा। समाधान यात्रा 4 जनवरी से शुरू हो रही है और यह यात्रा का पहला पड़ाव वाल्मीकि नगर होगा। नीतीश कुमार समाधान यात्रा नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा पर निकलेंगे। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक उनकी यह यात्रा चलेगी। पश्चिम चंपारण बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी। बुधवार को वह बेतिया पहुंचेंगे। राज्य के 38 जिलों में से 18 जिलों में ही समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 16 दिनों में 18 जिलों में जाएंगे। समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार राजधानी पटना से बाहर 9 रात गुजारेंगे। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां सीएम नीतीश रात्रि विश्राम भ्रमण नहीं करेंगे। किशनगंज घूमकर पूर्णिया में और अगले दिन कटिहार घूमते हुए खगड़िया से रात्रि विश्राम करेंगे। खगड़िया घूमने के बाद नीतीश कुमार बेगूसराय में बिना कार्यक्रम के पटना लौट आएंगे। अगला मुख्य न्यूज है बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने प्रोजेक्ट के निबंधन के शर्तों में बदलाव किया है। अब बिल्डरों को अपने नए अपार्टमेंट या टाउनशिप का निबंधन कराने से पहले अपने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा देना होगा। यानी बिल्डर या डेवलपर्स ने पिछले 5 सालों में जो प्रोजेक्ट शुरू किए उनका पूरा विवरण निबंधन से पहले लिया जाएगा। अगर किसी एक कंपनी के माध्यम से प्रोजेक्ट का निबंधन कराया जा रहा है तो उस कंपनी से जुड़े सभी निदेशक और प्रमोटरों को बताना होगा कि उनकी किसी दूसरी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट से जुड़ाव तो नहीं है, उनके किसी प्रोजेक्ट पर निगरानी केस तो नहीं चल रहा है। एक जगह ब्लैक लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर दूसरी कंपनी से जुड़कर नया प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, अब ये नहीं चलेगा। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है अब एक ड्रोन से ही मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग गंगा के दियारा क्षेत्र की पूरी निगरानी कर सकेगा। शराब पर नजर रखने के लिए विभाग ने नया फिक्स्ड विंग ड्रोन मंगाया है। यह ड्रोन एक उड़ान में 100 किलोमीटर का सफर तय करता है, जो सामान्य ड्रोन की तुलना में 10 गुना है। इसके जरिए पटना छपरा वैशाली के दियारा इलाकों में निगरानी की जा सकेगी। अगला न्यूज है विकास भवन स्थित उद्योग विभाग के समकक्ष में सोमवार को नवचयनित 19 स्टार्टअप को 84 लाख रुपए का सीड फंड दिया गया। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अपने हाथों सीड फंड का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के तहत बिहार की बेटियों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस नीति के तहत महिलाओं को 5% अधिक राशि सीड फंड के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है 3 शहरों में सबसे ज्यादा जहरीली हवा छपरा बेगूसराय तथा राजगीर की। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के कई जिलों में बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा में बढ़ते जहरीलेपन के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि राज्य के 12 शहरों सहित 3 शहरों की वायु स्तर बेहद खराब हो गई है। इस पर चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के संदर्भ में 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा देने का आदेश दिया है। दिव्यांग लड़कियों के इलाज पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। पटना हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी जिले के आर्थिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से दिव्यांग लड़कियों के इलाज के मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए इन दिव्यांग लड़कियों की अपंगता की जांच के लिए एम्स पटना को भेजा है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मंगलवार तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी
के जिला व सत्र न्यायाधीश ने इनके संबंध में पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2 लड़कियों को हड्डी रोग की समस्या है, जबकि एक लड़की नेत्र की समस्या से ग्रस्त है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनके माता पिता इनका इलाज नहीं करवा पा रहे थे। इनके इलाज में काफी खर्च होता है और इन लड़कियों द्वारा इतना खर्च किया जाना संभव नहीं है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है 387 दवाएं मुफ्त में पहले से मिल रही थी, अब और 224 अन्य जीवन रक्षक दवाओं को शामिल करने की अनुशंसा बिहार सरकार द्वारा की गई है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले नागरिकों के हित में नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त मिल सकेगी। राज्य के सभी निबंधन कार्यालय 31 मार्च तक रविवार को भी खुले रहेंगे। राज्य हित में अधिक राजस्व की प्राप्ति और निबंधन कराने वाले लोगों की सहूलियत के लिए यह निर्णय लिया गया है। निबंधन विभाग ने सभी जिला अवर निबंधकों और अवर निबंधकों को इस बाबत निर्देश दे दिया है। निबंधन विभाग के आईजी बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि आदेश का अनुपालन भी शुरू हो गया है। इस रविवार 30 दस्तावेजों का निबंधन हुआ है। उम्मीद है कि अगले रविवार से निबंधित होने वाले दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि होगी। निबंधन विभाग इस वित्तीय वर्ष में राजस्व के मामले में लक्ष्य से आगे चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 5500 करोड़ रुपये 5500 करोड़ रुपये तक किया गया है। अगला न्यूज है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भाजपा शासित राज्यों द्वारा एक के बाद एक कमेटी गठित किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों को विराम मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों के तहत ऐसा करने का अधिकार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य सरकार को ऐसा अधिकार देता है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने अनूप बर्नवाल की याचिका का विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका विचार करने के लायक नहीं है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 80 देशों से आए प्रवासी भारतीयों का मान बढ़ाते हुए कुछ इस तरह राष्ट्रभक्ति का मंत्र दिया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 वर्ष बाद अपनों से आमने सामने मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसका अपना अलग ही आनंद और महत्व होता है। तो दोस्तों इस बार प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य बात इस बात को ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 40 से अधिक लोगों की जान जाने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र और विशेष जांच कमेटी के गठन की मांग की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने इस मामले में अपनी याचिका हाईकोर्ट में लगाने की इजाजत दे दी है। साथ ही पूछा है कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपको जो राहत चाहिए वह हाई कोर्ट से मिल सकती है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है केंद्र सरकार के मुफ्त अन्न वितरण कार्यक्रम से खाद्य सब्सिडी में भी भारी बढ़ोतरी दिख रही है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में खाद्य सब्सिडी 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष के बजट में खाद्य सब्सिडी 2.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। पिछले वित्त वर्ष 21-22 में खाद्य सब्सिडी 2.86 लाख करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्य सब्सिडी 5.41 लाख करोड़ रुपये तक चली गई थी। दोस्तों आइए देखते हैं राज्य के हिसाब से मुफ्त अनाज वितरण के लाभार्थियों की संख्या। उत्तर प्रदेश
सबसे ज्यादा 15 करोड़ लाभार्थी हैं। बिहार में 8.7 करोड़ लाभार्थी हैं। महाराष्ट्र 6.5 करोड़ लाभार्थी हैं। पश्चिम बंगाल 6.0 करोड़ लाभार्थी हैं। मध्य प्रदेश 5.1 करोड़ लाभार्थी हैं। पंजाब 1.6 करोड़ लाभार्थी हैं। झारखंड 2.6 करोड़ लाभार्थी हैं। हरियाणा 1.2 करोड़ लाभार्थी हैं। तो बिहार अनाज वितरण के लाभार्थियों के संख्या के स्थान पर दूसरे नंबर पर है। आइए महत्वपूर्ण न्यूज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS में जल्द ही गर्भस्थ शिशुओं का इलाज शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अस्पताल को 50 लाख रुपए ग्रांट दिया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी शुरू की गई है। नए उपकरणों से गर्भ में पल रहे बच्चों का इलाज अच्छे तरीके से किया जा सकता है। गर्भ में बीमार होने से बच्चे अस्वस्थ पैदा होते हैं, जो माता पिता के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। अगला न्यूज है, बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 के पहले चरण के 3 दिनों में पटना जिले के करीब 1.5 लाख मकानों की गणना की जा चुकी है। 7 जनवरी से शुरू मकानों के सूचीकरण का कार्य 21 जनवरी तक चलेगा। जिलाधिकारी सह गन्ना के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को गन्ना कार्य का निरीक्षण किया। अलग अलग प्रखंडों में जाकर वे गन्ना कर्मियों से मिले, उन्हें आवश्यक जानकारी दी तथा आम लोगों से भी बातचीत किए। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, महाराष्ट्र के नासिक में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन सोमवार को बिहार की सुहानी कुमारी ने सब जूनियर मास्टर बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीत इतिहास रचा है। सुहानी राज्य की पहली बालिका है जिन्होंने राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग में गोल्ड हासिल किया है। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव डॉक्टर कौशल किशोर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सुहानी की उपलब्धि से अभिभावक उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। महत्वपूर्ण न्यूज है, नई दिल्ली में आयोजित पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन की सुधा कुमारी ने 63 किलोग्राम में कुल 442.5 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज 2022-23 का खिताब अपने नाम किया। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, निसरपुरा निवासी उमेश मिश्रा के पुत्र व पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अरुणेश कुमार को देश के सबसे प्रतिष्ठित युवा सम्मान के लिए चुना गया है। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अगला न्यूज है, RS सोढ़ी ने अमूल नाम से दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GSMMF के प्रबंध निदेशक MD पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 2 वर्ष से सेवा विस्तार पर थे। सोढ़ी 40 वर्ष पहले GSMMF से सेल्स ऑफिसर के तौर पर जुड़े और जून 2010 में कंपनी के MD बने थे। COO जयन भाई मेहता को अंतरिम MD बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से कहा कि वे किसी को उपहार देने के लिए भारत में बने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स उत्पाद की खरीदारी करें। अमेरिका में रहने वाले भारतीय भारत के राजदूत हैं और वे अमेरिकी निवेशकों को भारत में निवेश के अवसर की जानकारी दे सकते हैं। गोयल सोमवार को न्यू जर्सी में भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। गोयल 11 जनवरी को 13वें भारत अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम TPF की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका की व्यापार मंत्री कैथरीना ताई के साथ होने वाली TPF की बैठक में मुख्य रूप से कृषि, निवेश, इनोवेशन, सेवा सेक्टर आदि पर चर्चा होगी।
ऑटो एक्सपो 2023 के आयोजन की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कोरोना काल के बाद यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया में आयोजित होने वाली पहला बड़ा ऑटो एक्सपो होगा। इसमें देश विदेश की 114 कंपनियां अपने विभिन्न मॉडलों का प्रदर्शन करेंगी। यह संख्या पिछले ऑटो एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने वाले 108 कंपनियों से ज्यादा है। इस बार के एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस बार कई दिग्गज दोपहिया और पैसेंजर वाहन कंपनियां इसमें हिस्सा नहीं लेने जा रही है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एजेंसियों से कहा है कि इस बार का सड़क सुरक्षा सप्ताह रस्म अदायगी न हो बल्कि महत्वपूर्ण हो। आपको जानकारी होना चाहिए कि 11 से 17 जनवरी तक इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 16 राज्यों की झांकी दिखेगी। गणतंत्र दिवस पर इस बार उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तराखंड, असम और जम्मू कश्मीर सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देखने को मिलेंगी। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली इन झांकियों को लेकर राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच उत्तर प्रदेश और हरियाणा को चयन अंतिम दौर में जगह मिला है। अगला न्यूज है ब्राजील के धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को ब्राजील के संसद यानी कांग्रेस भवन, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसकर भारी तोड़फोड़ की। बोल्सोनारो समर्थक राष्ट्रपति चुनाव में लुइज इनासिया लूला डी सिल्वा की जीत को मतगणना में हेरफेर बताते हुए स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस घटना ने अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को हुए कैपिटल हिंसा की याद दिला दी है, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अगला महत्वपूर्ण समाचार है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश भर में आदर्श सहकारी गांवों का निर्माण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मॉडल को आयोजित विलेज प्रोग्राम को गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। एमसीबी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और गुजरात राज्य सहकारी बैंक जीएसटीसीबी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। गुजरात में अहमदाबाद जिले के बामला गांव में लॉन्च किया गया था। नाबार्ड द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ घनिष्ठ में गुजरात के 6 चयनित गांवों में भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो अद्रौडा और रैथल, अहमदाबाद, अदराज, मोती और ईशानपुरा, मोटा, गांधीनगर, पिपेरो, दाहोद और कोलीथ राजकोट हैं। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण समाचार का अंक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।